हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम टॉपर 10th 12th। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 2026 में आप लोग पेपर देने वाले हो केमिस्ट्री का, तो आज मैं आप लोगों को 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताने वाला हूं। और ये जो नियम मैं आपको बताऊंगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, ये तीनों नियम आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के जो पेपर में है ना, वो 100% आएगा। और आप लोग ये तीनों नियम बहुत अच्छे से समझ लो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो नियम है ना आपके बोर्ड पेपर में 100% आएगा। मतलब ये बिल्कुल 100% आपके बोर्ड पेपर में आएगा। बहुत ध्यान से देखना, केमिस्ट्री का आपका 10 से 15 नंबर पक्का हो जाएगा। मतलब 15 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहां से आपके लघुत्तरीय, ऑब्जेक्टिव और भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो 15 नंबर अपना पक्का कर लो, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, हम लोग सबसे पहले समझेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, मैंने देखा ये क्वेश्चन हर साल आता है बोर्ड में। ठीक है, हेनरी का नियम। अगर हेनरी का नियम आएगा प्लस उनका अनुप्रयोग भी बताएंगे, सीमाएं भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको राउल्ट का नियम, इसका भी अनुप्रयोग और सीमाएं बताएंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन हर साल बोर्ड पेपर में आता है। और मैं आप लोगों को बिल्कुल रापची के स्टाइल में समझाऊंगा। बिल्कुल इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिर कोलराउस का नियम, जो कि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो ये तीनों नियम हम लोग एक वीडियो में समझेंगे, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, और ध्यान से देखना। ठीक है, और ये आप लोग नियम समझ लो। फिर मैं आपको केमिस्ट्री में जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, वो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स की भी क्लास आएगी, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट नियम है, बायोलॉजी की भी आएगी। तो आप लोग ध्यान से देखना, सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेनरी का नियम। आखिर हेनरी का नियम होता क्या है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, जिंदगी भर याद रहेगा। मतलब आप इसको भूल नहीं पाओगे एक बार पढ़ने के बाद, जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले भैया हम लोग यही समझेंगे कि हेनरी का नियम लिखिए। मैं आपको बताऊंगा जो हेनरी का नियम, ऐसे आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है। हेनरी का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग भी लिखिए। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में सीमाएं भी आएंगे, ठीक है, और अनुप्रयोग भी आएंगे। तो सीमाएं और अनुप्रयोग दोनों को समझना होगा। ठीक है, अब ऐसे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कैसे करना है। देखो, हेनरी का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। देखो, हेनरी का नियम जो होता है मेरे प्यारे लाडलो, वो क्या होता है, इस नियम के अनुसार, मतलब हेनरी के नियम के अनुसार, स्थिर ताप, जो स्थिर ताप है, उसका जो ताप है स्थिर हो, पर किसी गैस की दरों में वरीयता। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस को, जब किसी गैस को दरों में डाला जाता है, तो वरीयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो वो जो वरीयता होता है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। अगर मैं आपको फिगर के साथ समझाऊं, चित्र के साथ समझाऊं, अभी आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप फिगर समझो। जैसे मैंने एक पात्र लिया, देखो समझ, मैंने एक पात्र लिया। अब इसमें क्या है, इसमें है भैया द्रव। क्या है, द्रव, यानी कि जल है। क्या है, जल है। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, जल है। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। इसमें क्या है, जल है। और इसमें जब ये ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस डाला जाता है, ठीक है, O2 गैस डाला जाता है, तो इसमें जब हम लोग प्रेशर देंगे, ठीक है, क्या देंगे, P अर्थात प्रेशर। यहां क्या है, मतलब दाब अर्थात प्रेशर देंगे, तो वो क्या होता है, वो और भी ज्यादा विलय होगा, और भी ज्यादा विलय होगा। ठीक है, तो यहां मैंने वही समझाया है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की दरों में विलयता, जब हम किसी गैस को दरों में घोलते हैं तो गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो वरीयता जो होता है गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहां क्या है, ये है यम जो है वो समानुपाती है पी के। ठीक है, यम जो है वो समानुपाती है पी के। अब यहां यम क्या है, देख लो भैया, यम जो है वो है घुली हुई गैस की मात्रा, जो इसमें घुली हुई गैस की मात्रा है। ठीक है, वो है। एंड पी क्या है, पी हमारा है गैस का दाब, जो आप इस पर दाब यानी कि प्रेशर लगा रहे हो, जो आप दबा रहे हो, ठीक है, वो दाब है। ठीक है, अब जब हम लोग इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो फिर आप लोगों का यहां एक नियतांक जुड़ जाएगा, जिसे हम लोग के एच कहते हैं, के एच। तो एम बराबर हो जाएगा के एच
पी, ठीक है, के एच इंटू पी। अब यहाँ के एच जो है वो हमारा हेनरी का नियतांक है। बस इतना ही है भैया हेनरी का नियम। ध्यान से समझ लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। देखो यहां क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे आएगा, हेनरी का नियम लिखिए, उनकी सीमाएं एंड उनके अनुप्रयोग। और हेनरी का नियम बस इतना है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। ये जो है दाब है और ये हमारा भैया जो घुली हुई गैस की मात्रा है m, ठीक है। अब ये इसके समानुपाती है, जब मैंने समानुपाती चिन्ह को हटाया तो यह एक नियतांक जुड़ गया जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। मैंने आपको फिगर के साथ भी समझा दिया। अब मैं आपको बता दूं हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन सी हैं। आखिर जो हमारा हेनरी का नियम है उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, तो हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो सबसे पहली सीमा है कि यह नियम जो होता है तनु विलयन पर लागू होता है। भैया जो हेनरी का नियम है तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं। जो सांद्र विलयन होता है उस पर नहीं लागू होता। तो ये पहली सीमा है। जो हेनरी का नियम है, जो ये आप नियम देख रहे हो ना, ये भैया तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा है ये जो होता है निम्न दाब, मतलब दाब जो है वो कम हो तथा उच्च ताप पर कार्य करता है। मतलब ये जो है मतलब दाब कम हो और ताप जो हो उच्च हो उस पर कार्य करता है। मतलब निम्न दाब व ताप उच्च हो, ठीक है। एंड लास्ट वाला जो हमारा तीसरा है हेनरी की नियम की सीमाएं, वो है उन गैसों पर लागू होता है। ये जो है उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। जो विलायक से क्रिया नहीं करते वो उन्हीं गैसों के लिए ये वाला जो नियम है वो लागू होता है। तो ये तीन इनकी सीमाएं हैं, मतलब हेनरी की नियम की सीमाएं हैं। यह विलयन तनु विलयन पर लागू होता है यह जो नियम है। और निम्न दाब, जो दाब है वो निम्न हो मतलब कम हो, और उच्च ताप, जो ताप हो वो उच्च हो अर्थात ज्यादा हो पर कार्य करता है। और उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक में विलय नहीं होते हैं। अब भैया अनुप्रयोग, भैया तीन अनुप्रयोग समझ लो हेनरी की नियम की तीन अनुप्रयोग। पहला भैया गोताखोर द्वारा, जो गोताखोर होते हैं समुद्र वगैरह में जाते हैं वहां जो होता है हेनरी का नियम ही लागू होता है, ठीक है। शीतल पेयजल, जो पीने वाला जल है शीतल पेयजल में भी लागू होता है। फेफड़ों की क्रिया विधि, जो फेफड़े की क्रिया विधि आपके अंदर हो रही है ना बॉडी में, उसमें भी ये लागू होता है। तो ये हमारा हो गया पूरा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो हेनरी के नियम की सीमाएं और यहां अनुप्रयोग का, ठीक है। तो ये हमने आप लोगों को समझा दिया कि हेनरी का नियम होता क्या है, ठीक है। ये आपका 5 नंबर पक्का कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आप आज ही पक्का कर लो, ठीक है। प्लस मैंने आप लोगों को बता दिया हेनरी का नियम की सीमाएं और प्लस मैंने आप लोगों को बता दिया इसका अनुप्रयोग। अब हम लोग जो दूसरा नियम है वो समझते हैं, जो कि हमारा दूसरा नियम है जो हम लोग समझने वाले हैं राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। चलो समझते हैं राउल्ट का नियम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हम लोग समझते हैं दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नियम है राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट का नियम जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में पूछा जाता है हर साल। तो राउल्ट का नियम तथा राउल्ट के नियम की सीमाएं दोनों आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल मक्खन कर देंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो राउल्ट का नियम होता क्या है, उसकी सीमाएं प्लस उसका जो सूत्र है वो भी बताएंगे, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहां से आपका न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, प्लस आपका राउल्ट का नियम भी बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो और मैं आपको राउल्ट का नियम बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखो राउल्ट का नियम का मतलब है कि इस नियम के अनुसार, मतलब राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक, देखो विलयन में क्या क्या होता है, एक विलायक होता है एक विलेय होता है, ठीक है। विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो विलेय और एक विलायक। तो विलायक अगर है तो उसमें विलेय प्लस मिला दो तो हमारा विलयन बन जाएगा, ठीक है, विलयन बन जाएगा। तो मतलब विलायक में अवाष्पशील विलेय। अब इसमें क्या है, विलायक में जब हम अवाष्पशील, जिसका अवाष्पशील हो ऐसा विलेय मिलाते हैं, ठीक है, मिलाने पर प्राप्त विलयन के जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो उसका आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये जो है आपेक्षिक अवनमन है और ये मोल प्रभाज है, इसके क्या है, इक्वल है, अर्थात ये क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ P नॉट जो है माइनस PS बटे में हमारा P नॉट बराबर है N बटे N प्लस कैपिटल N की, ठीक है। तो अभी देखो ये तो हमारा एक नॉर्मल सा सूत्र है। अब कहोगे बच्चा कि सर ये सब है क्या,
तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज और आपको समझना पड़ेगा। राउल्ट के नियम में एक चीज और समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। क्या चीज? देखो, तनु विलयन के लिए आपको तनु विलयन के लिए फार्मूला समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो राउल्ट का नियम है बच्चों, वो तनु विलयन पर ही लागू होता है, और अगर न्यूमेरिकल आएगा तो तनु विलयन पर ही आएगा। ठीक है, तनु विलयन के लिए, तो तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, तनु विलयन के लिए भैया राउल्ट का नियम क्या कहता है, देखो ध्यान से। तनु विलयन में बस करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ जो एन स्मॉल है प्लस कैपिटल एन जो है ना, वो आपका बराबर हो जाएगा, जो स्मॉल एन है प्लस कैपिटल एन है ना, वो बराबर हो जाएगा कैपिटल एन के। बस इतना सा याद रखना, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। अब देखो, अगर हम यहाँ रख दें, यहाँ पी नॉट ऑलरेडी है। ठीक है, पी नॉट, ठीक है, पी नॉट और माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर है, ये तो आपका स्मॉल एन है, और नीचे ये जो हो जाएगा ये कैपिटल एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल एन हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ना। अब एक बात याद रखना, जो स्मॉल एन होता है वो बराबर होता है स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल एम। अब जो स्मॉल डब्लू है वो विलेय का भार है, और बटे में विलेय का अणुभार। तो देखो, यहां कहने का मतलब है जो पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट, वो बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल एम, और यहाँ ये स्मॉल एम है, और यहाँ कैपिटल डब्लू अपान में कैपिटल एम के। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले का नीचे से। अब एक नया सूत्र आपको मिलेगा, मैं इधर लिख देता हूँ। देखो क्या मिलेगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट, यहाँ ऊपर सॉरी, बराबर यहाँ आपका हो जाएगा, एक तो हमारा स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बटे में कैपिटल डब्लू। बस यही आपका फार्मूला हो जाएगा। बस यही आपका फार्मूला हो जाएगा। किसके लिए? तनु विलयन के लिए। ध्यान रखना, तनु विलयन के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है। अब कहोगे सर पी नॉट क्या है, तो ये सब मैं आपको बता देता हूं है क्या। देखो, यहां जो हमारा पी नॉट है मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। तो देख लो, जो हमारा पी नॉट है ना, वो शुद्ध विलयन का वाष्पदाब है, जो आपका विलय प्लस विलय और प्लस विलायक मिलके बना है ना, विलायक मिलके बना है ना, शुद्ध विलयन, वही का वाष्पदाब है। और पी एस जो है मतलब वो शुद्ध आपका ये विलयन का वाष्पदाब है। ये क्या है? विलयन का वाष्पदाब है, और ये जो है शुद्ध विलयन का वाष्पदाब है। ठीक है, और स्मॉल डब्लू जो है वो विलय का भार है, और स्मॉल एम जो है विलय का अणुभार है। ठीक है, एंड जो इस कैपिटल एन है वो विलायक का भार है, और कैपिटल एम जो है वो विलायक जो है उसका अणुभार है। ठीक है, बस इतना समझना है। ठीक है, देखो इसमें जो है विलय का अणुभार और इसमें है विलायक का अणुभार। ठीक है, जो आपका स्मॉल एम है वो याद रखना विलय है, मतलब छोटा है। देखो छोटा का मतलब विलय, विलय में 3 अक्षर है ना, तो ये छोटा है क्योंकि छोटा एम है, और इसमें 4 अक्षर यानी कि बड़ा है, यानी कि हमारा विलायक का यम हो जाएगा। ठीक है, बस अब सीमाएं देख लो बच्चों, जो हमारा राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। पहला, यह जो है तनु विलयन पर ही लागू होता है, इसीलिए मैंने आपको तनु विलयन का फार्मूला समझा दिया। ठीक है, तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा, यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, वाष्पशील जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं उस पर लागू होता है। तीसरा, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता, जो विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं उस विलयन पर लागू नहीं होता, मतलब ये वाष्पशील विलयन पर लागू होता है। ठीक है, अपघट्य तो ये वाष्पशील विलयन पर लागू होता है, बस इतना ध्यान रखना। तो भैया ये है राउल्ट का नियम। मैंने आपको राउल्ट का नियम का जो डिफिनीशन है वो आपको समझा दिया भैया, जो परिभाषा है, प्लस राउल्ट का नियम का सूत्र भी समझा दिया, और प्लस राउल्ट के नियम की सीमाएं भी समझा दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। एक तो हमारा हेनरी का नियम, हेनरी प्लस राउल्ट का नियम, ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम हम लोग समझने वाले हैं, वो कौन सा है? वो हमारा है कोलराउस का नियम। तीसरा जो हमारा है वो है कोलराउस का नियम। कौन सा नियम है? कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम लिखिए तथा इनका अनुप्रयोग भी करो भैया, हर साल बोर्ड में आता है, मतलब यहाँ से केमिस्ट्री में आपका 10 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा।
ठीक है। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है, देखो कोलराउस का नियम हम लोग समझेंगे, बहुत आसान है, मतलब इतना आसान तरीके से समझाएंगे कि आप कहोगे सर वाह मजा आ गया। देखो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता, जो तनुता है वो अनंत हो, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट हो, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघट्ट, कोई विद्युत अवघट्ट है कि मोलर चालकता जो है, मतलब ये जो है विद्युत अवघट्ट है, देखो अनंत तनुता पर, देखो ये है हमारा अनंत, मतलब ये इनफाइनाइट है, ये जो लेमडा एम है इस पर हमने इनफाइट लगा दिया, यानी कि इसका मतलब हो गया बच्चों अनंत तनुता। क्या हो गया, अनंत तनुता पर विद्युत अवघट्ट की मोलर चालकता। अब यहां मैंने NaCl ले लिया। अब कहने का मतलब है कि जो मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन, धनायन का मतलब जो Na है वो आपका धनायन होता है और Cl जो है वो माइनस, वो ऋणायन होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो धनायन तथा ऋणायन मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ये बराबर किसके है, किसके बराबर है, जो लेमडा हमारा ये m जो है वो Na प्लस प्लस Cl माइनस, मतलब ये योग है, मतलब Na प्लस यानी कि धनायन और Cl माइनस यानी कि ऋणायन, इसके योग के बराबर होता है। कौन, ये जो आपका विद्युत अवघट्ट की मोलर चालकता। बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। NaCl जो है वो टूट गया किसमें, एक तो धनायन एक ऋणायन में। अब अगर आपको मैं फिगर के साथ समझाऊं तो मैंने एक छोटा सा वीकर ले लिया, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, मतलब इसमें हमारा आपका ऐसे मैंने भर दिया, मतलब द्रव वगैरह। अब इसमें क्या है, जब मैंने NaCl मिलाया बच्चों, तो ये क्या हुआ, ये जो है Na जो है वो प्लस में टूट गया, ठीक है, और प्लस जो Cl है वो माइनस में टूट गया। बस यही तो हो गया हमारा कोलराउस का नियम, देखो, ठीक है, बस यही हो गया हमारा कोलराउस का नियम। अब हम लोग समझते हैं कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। आखिर कोलराउस का नियम का अनुप्रयोग कौन कौन सा है, कहां इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, वो हम लोग समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपका अनुप्रयोग अलग से भी आ जाता है, ठीक है, प्लस आपका ये जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा अनुप्रयोग में ना, यहां से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। देखो पहला है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। वियोजन की कोटि का मतलब होता है, कोटि का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, कितना मात्रा है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो भैया आपको इसको याद करने का एक आसान सा फार्मूला है। देखो आप, अगर आपको वियोजन की मात्रा अर्थात कोटि का फार्मूला याद है, जो आपका ये है ना, लेमडा C अपान m और लेमडा इनफाइनाइट अपान m, कहने का मतलब होता है, C का मतलब होता है कोई भी, किसी भी सांद्रता नहीं, किसी भी सांद्रता पर वैद्युत अवघट्ट की मोलर चालकता बटे में अनंत तनुता पर वैद्युत अवघट्ट की मोलर चालकताओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है किसके, वियोजन की कोटि के। बस इतना सा आपको तैयार रखना है, मतलब इसका जो अनुपात होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, वियोजन की कोटि के, ठीक है। एक आसान सा परिभाषा कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अवघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अवघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं, बस, ठीक है। तो वियोजन की कोटि अर्थात मात्रा जो बराबर होता है, जो आपका लेमडा C अपान m, मतलब लेमडा C m और लेमडा आपका इनफाइनाइट m, इसका मतलब होता है किसी मतलब कोई भी सांद्रता पर विद्युत अवघट्ट की मोलर चालकता बटे में आपका जो है मतलब अनंत तनुता पर विद्युत अवघट्ट की मोलर चालकताओं का अनुपात के बराबर होता है। बस यही आपको याद रखना है, ये याद है तो आपका एक अनुप्रयोग कंप्लीट। दूसरा है जल का आयनीय गुणनफल ज्ञात करने में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कोलराउस के नियम का। बस यही दोनों आपका अनुप्रयोग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये है हमारा कोलराउस का नियम। आई होप कि आपको परिभाषा और प्लस अनुप्रयोग दोनों समझ में आ गया होगा, प्लस अनुप्रयोग, ठीक है, दोनों समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको इस वीडियो में 3 नियम समझाया है। पहला मैंने आपको हेनरी का नियम समझा दिया बच्चों, हेनरी का नियम। दूसरा मैंने राउल्ट का नियम समझा दिया, उसका अनुप्रयोग, सीमाएं, सब कुछ। तीसरा मैंने आपको कोलराउस का नियम समझा दिया। क्या समझा दिया, कोलराउस का नियम, ठीक है। अब ये तीनों नियम अगर आपको समझ में आ गए तो आई होप कि आपका 10 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा, क्योंकि ये तीनों नियम में से 2 नियम तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा,
ठीक है। तो ये है आज की हमारी क्लास। मैंने आपको भैया ये पूरा कोलराउस का नियम समझा दिया, देख लो, ठीक है। फार्मूला भी मैंने आप लोगों को समझा दिया और अनुप्रयोग भी मैंने यहाँ समझा दिया, प्लस मैंने आपको हेनरी का नियम भी समझाया है, राउल्ट का नियम भी समझा दिया। तो आपका यहाँ से हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, तीनों महत्वपूर्ण नियम कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे आना, सब्सक्राइब भी कर लेना। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग भैया हमें व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना इसी नंबर पर 9918863196, इसी नंबर पर, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।